आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड कक्षा 12वीं के हिस्ट्री से 5 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं चैप्टर 1 का। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को भी देखिए। क्या होगा कि दोनों वीडियो में जितने क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चन के अंदर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 1 से आने वाला है, इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक के द्वारा करते हैं, इधर उधर के क्वेश्चन को नहीं करते हैं। और इस वीडियो को वही स्टूडेंट देखिएगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं, ना कि फिजूल टाइम बर्बाद करते हैं यूट्यूब में आकर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो मैं उन स्टूडेंट के लिए हमेशा वीडियो बनाता हूँ, ना कि फिजूल टाइम बर्बाद करने वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में 5 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं, आपका 2.5 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी कवर हो जाता है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन को छोटे छोटे रूप में भी 2.5 नंबर के रूप में दे सकते हैं। तो ये मत समझिएगा कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत पर प्रकाश डाले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान थे उन सभी के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग सीधा आंसर को पढ़ते हैं। और ये जो नोट्स आपको दिख रहा है, हम वीडियो में कहीं भी आपको बताएंगे कि ये नोट्स आपको कैसे मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आंसर है आपका, हड़प्पाई लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उसकी कुछ मूर्तियों, बर्तनों और ताम्रपत्रों के चित्रों से मिलता है। मातृदेवी की अनेक मूर्तियाँ मिली है, जिनमें पता चला है कि मातृदेवी उनकी पूज्य देवी थी। एक मूर्ति ऐसी मिली है जो बिल्कुल नग्न है तथा हाथ में कटार तथा गले में मुंडों की माला है, यानी जैसे काली माँ की जो चित्र होती है उसी प्रकार दिखी गई थी। इससे पता चलता है लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे। नर बलि कहने का मतलब है लोगों की बलि देते थे। यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृदेवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे या नहीं। मोहनजोदड़ो से इनके एक देवता की मूर्ति मिली है जो कि आजकल के शिव देवता से मिलती जुलती है। संभवतः ये लोग वृक्षों तथा पशुओं जैसे सांड आदि तथा सांपों और पत्थरों की भी पूजा करते थे। यह धर्म आजकल के हिंदू धर्म का मूल रूप था। बड़ी संख्या में ताबीज़ प्राप्त हुए हैं, जिनमें ज्ञात होता है कि संभवतः भूत प्रेत में विश्वास भी रखते थे, इनसे डरते थे, इसलिए वे रक्षात्मक ताबीज़ पहनते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये जो प्रश्न है ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। प्रश्न क्या है आपका? क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल विकास की प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर में कारण भी बताइए। चलिए इसके उत्तर को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली और नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की नगर योजना विशिष्ट थी। इन नगरों की मुख्य विशेषता इसकी जल निकासी प्रबंध थी। इस नगर की नलियाँ मिट्टी के गारे चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, जिसके ऊपर उठाकर उन नलियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर की छोटी नलियां सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी। बड़ी और पक्की नलियां में मिल जाती थी। वर्षा के पानी के विकास के लिए बड़ी नलियों का घेरा 1 से 2 मीटर तक था। घरों से गंदे पानी के निकास के लिए बड़ी सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इन सब तथ्यों से प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने नगरों की सफाई की ओर अधिक ध्यान देते थे। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। एडी पुलस्कर के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर के खंडरों को देखने वाला व्यक्ति नगर के योजनाबद्ध निर्माण और सफाई प्रणाली को देखकर चकित हो जाता है। यह निकास प्रणाली निश्चित रूप से नगर योजना की ओर संकेत करती है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको जरूर देखिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2014 में भी पूछा गया था और 2015 में भी पूछा गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लॉन्ग है, ठीक है, बहुत लंबा है, तो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, आप जितना हो सके उतना याद कीजिएगा, ठीक है। इसमें जितने टॉपिक है उससे क्या हो सकता है कि 2.5 नंबर वाले आंसर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से जो अवस्थाएं थी उसका वर्णन हमको इस आंसर में करना है। तो चलिए देखते हैं कि आंसर में किस प्रकार वर्णन है। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, काल। सिंधु घाटी का काल ठीक ठाक निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी भाषा विभिन्न प्रकार की थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसके समय को निश्चित करने के लिए हमें दूसरे देशों में पाई जाने वाली सभ्यताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। बेबीलोन और मेसोपोटामिया में कुछ बर्तन और मोहरें प्राप्त हुई है, जो सिंधु घाटी के बर्तनों और मोहरों से मिलती है। इन देशों की प्राचीन सभ्यता का काल ईसा से लगभग 300 वर्ष पहले का माना जाता है। यह सभ्यता आज से 5000 वर्ष पहले की मानी गई है। दूसरा आपका पॉइंट है नगर निर्माण योजना। स्थलों के उत्खनन से ज्ञात होता है कि उस समय के लोग प्रायः नगरों में रहते थे। डॉक्टर प्लस्कर के अनुसार मोहनजोदड़ो में जाने वाले व्यक्ति उनके नगर निर्माण को देखकर चकित रह जाते होंगे। इन खंडरों में आकर ऐसी प्रतीत होता है कि हम लंकाशायर के किसी आधुनिक नगर में खड़े हैं। नगर का निर्माण बड़ी योजना से किया गया है। डॉक्टर मैले ने इस संबंध में लिखा है। ये आपका देखिए यहाँ पर इंग्लिश से लिखा हुआ, आप इसको याद भी कर सकते हो या फिर नहीं भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिल्प एवं तकनीक। भवन निर्माण कला के अतिरिक्त सिंधु घाटी के लोगों ने मूर्तिकला, नक्काशी की कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा चित्रकला में विशेष उन्नति कर रही थी। मूर्ति कला की यहाँ जो मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियाँ मिली है, उनसे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति कला में बड़े चतुर थे, यानी मूर्तियों को बनाने में बहुत स्मार्टनेस थे। बहुत सी मोहरों पर जो कि खुदाई से प्राप्त हुई है, बड़े सुंदर ढंग से और विभिन्न प्रकार के चित्र खुदे हैं, जैसे सांड, बैल, बारहसिंगा तथा हाथी इत्यादि। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के लोगों ने तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, जिन्हें आज की भांति रोगन तथा पॉलिश करके रखा जाता है। यह पॉलिश किए बर्तन संसार में अपनी प्रकार का पहला नमूना है, यानी अभी तक ऐसा नमूना वाले बर्तन बना ही नहीं सके कोई, सोच लीजिए। नेक्स्ट है आपका लेखन कला। मिस्र और सुमेरिया की भांति सिंधु घाटी के लोग भी लिखने से वंचित थे। उनकी मुद्राओं में जहां मनुष्य और विभिन्न पशुओं के चित्र थे, उनके साथ साथ कुछ लोग लेख भी अंकित है। चित्र संकेत कोई 400 से अधिक प्राप्त हुए हैं। इस लिपि को पहले कई वर्षों से पढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन इसके पढ़ने में अभी तक कोई सफल नहीं हो सका। मिस्र और सुमेरिया की जब ऐसी चित्रलिपि पढ़ी जा चुकी है, तो वह दिन दूर नहीं जब सिंधु घाटी की लिपि का भी रहस्य खुल जाएगा। पॉइंट है कृषि तथा उद्योग। सिंधु घाटी के निवासियों का भोजन बहुत ही सादा था। वे गेहूं, जौ, दूध से बनी हुई चीज़ों का अधिक उपयोग करते थे। सब्जियां भी उनके भोजन का प्रमुख अंग थी। अधिकतर जौ और गेहूं की खेती की जाती थी। इसके अलावा दूसरा पशुओं का पालन था, जैसे बैल, बकरी, सूअर, भैंस, ऊंट आदि प्रमुख थे, और जंगली जानवरों में बंदर, रीछ, खरगोश, हिरन और गैंडा थे। तीसरा मुख्य धंधा उद्योग माना जाता है एवं कपड़े बनाना था, आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और व्यापार करना आदि था। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। आप लोग को जब हम नोट्स देंगे तो आप नोट्स में पूरे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। यदि हम सभी पॉइंट्स को पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दें, जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, ठीक है। उस व्हाट्सअप नंबर में आपको मैसेज करना है कि सर PDF दीजिए पार्ट 2 का हिस्ट्री का, ठीक है। तो आपको
PDF मिल जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं? यानी मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्विमिंग पूल था, मतलब मजाक कर रहे, स्विमिंग पूल नहीं, मतलब एक तालाब था, ठीक है, जिसमें वहाँ के लोग नहाते थे। तो वो स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन है सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो आराम से इसको बना सकते हो। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल और सटीक है और बहुत ही छोटा है, तो हो सकता है 2.5 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए या फिर 5 में भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता विशाल स्नानागार था। सार्वजनिक स्नानागार है। सार्वजनिक कहने का मतलब है सभी लोग वहाँ पर, समाज के जितने भी लोग रहते होंगे वो सारे वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते होंगे। ऐसा अनुमान है कि वह स्नानागार तालाब धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह वैसा ही बना हुआ है। इस विशाल स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में है। विशाल स्नानागार एक विशाल आंगन में बना था जिसके चारों ओर गलियारा था। स्नानागार के तल तक जाने के लिए ऊपरी एवं दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय के 3 और कक्ष भी थे। जलाशय की दीवारें काफ़ी चौड़ी बनी हुई है जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट से बनी हुई है ताकि पानी अपने आप बाहर ना निकल सके। इसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 और गहराई 2.43 मीटर है। ये हो सकता है कि आप लोग का एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गहराई, चौड़ाई, लंबाई, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पानी निकलने के लिए नलिया का भी प्रबंध है। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को आखिरी तक देखे हैं मैं उनको थैंक यू बोलता हूं, ठीक है। आप लोग इसी तरह आते रहिए, ठीक है। यकीनन बता रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स 100% आएगा। और जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिरी तक देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।